पैसे के बलबूते पे इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद पैसा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे ठेकेदार हैं, हम अपनी आंख बंद करके रखेंगे, हम जानेंगे भी नहीं कि वो उनके खिलाफ कितने केसेस हैं, उनको वो पैसा कहाँ से ले रहे हैं। पेपर जब देते हैं, हमारे जब बच्चे पेपर देते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी करके जाते हैं, हमको भी तैयारी करके जानी है। जिनके खिलाफ मर्डर के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, अब वो लोगों को किडनैप करके पैसा मांगते हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, ऐसे तो लोगों को टिकट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रेशर नहीं बनता है, हम सिर्फ अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इससे छुटकारा पाना है, वरना यहाँ पे ऐसे ही धरने चलते रहेंगे और ऐसे ही सिचुएशन यहीं की यहीं पे रहेगी। तो पहला काम तो ये है कि हमको ये जानना, हमको तैयारी करके जानी है, लोगों के बारे में जानना है, कौन इलेक्शन लड़ रहा है, रोकना भी है। दूसरी बात, अगर हमको ये लग रहा है कि सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने दागी वो लोगों को जिनके खिलाफ केसेस हैं, या बहुत अमीर लोगों को जिनके खिलाफ ये हवा बनी हुई है कि उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट ले लेके पैसा बनाया है पिछले 5 साल में, अगर आपको ये लग रहा है कि सारे के लोग वैसे के वैसे ही हैं, तो आपको नोटा के ऊपर बटन दबाना है। ये एक नया बटन आया है। इस बटन का मतलब है कि जो ऊपर सारे के सारे लोग खड़े हैं, इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहता मैं। अगर ऐसे सारे के सारे लोग डालेंगे वोट ऐसे जगह पे जहाँ पे सारे लोग खराब खड़े हुए हैं, किसी को भी अच्छे से टिकट नहीं दिया गया है, सारे जन विरोधी लोग हैं, अगर सारे के सारे लोग नोटा में बटन दबा दे, नापसंदी जो बोलते हैं, किसी को कोई पसंद नहीं करेंगे, अगर उस पर हम बटन दबाएंगे तो लोगों पे प्रेशर पड़ेगा, आगे से वो ऐसे लोगों को नहीं खड़ा करेंगे, और इधर से भी प्रेशर डालेंगे कि वो अपना इस्तीफा दे जो भी वहां चुन के आएगा। तो पहली बात। तो दूसरी बात है, नोटा के ऊपर बटन दबा के आएंगे अगर कोई गलत लोग खड़े हैं चुनाव में, फिर मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकता। मेरा रोड खराब है, मेरा रोड टूटा हुआ है, या मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, मैं किसी को कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर मैंने खुद पैसे ले लिए हैं तो मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाता हूं, मैं अपना हक मांगने के लायक रहता ही नहीं। दूसरी बात, मेरे को ये भी निगरानी रखनी है कि कोई हमारे भाई लोग तो नहीं पैसे लेके वोट डाल रहे हैं, क्योंकि पैसा अगर मैंने एक बार ले लिया तो मैंने 5 साल की गुलामी पे साइन कर दिया है। मैं बंधुआ मजदूर बन गया हूँ 5 साल के लिए। ये एक नए टाइप की बंधुआ मजदूरी है जो हम 500 2000 रुपए लेके 1000 रुपए लेके, या कोई साड़ी वाड़ी या कोई रजाई वजाई कंबल उम्बल लेके मैं अपना वोट भेज देता हूँ। और ये जो पैसे बांटने वाले या दारू बांटने वाले लोग हैं, इनकी मंशा यहीं से शुरू हो जाती है कि ये आपके लिए कितना काम करने वाले हैं। ये तो उस तरीके से है कि मैंने 1000 रुपए का एक जमीन खरीदा और उस जमीन पे कल को मुझे कितने रुपए की उपज होने वाली है, तो आप पे 500 रुपए खर्च करके कल आपसे ही 5 करोड़ रुपए निकालेंगे आपका हक खा के। जिस दिन वोट बट रहा है उस दिन सिर्फ अकेले नहीं जाना है, पड़ोसी बीमार है, पड़ोसी सो रहा है, पड़ोसी कहीं घूमने वूमने का प्रोग्राम बना रहा है, खुद तो डालना ही, उसको भी खींच के ले जाना है। रिपोर्ट नहीं करते हैं। अपना जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ 8 लाख 6 लाख रुपए खर्च किया है, वो अपना खर्चा छुपाते हैं। तो आपको लगे कि ये तो इसने सिर्फ 7 लाख रुपए दिखाया है, लेकिन इसने खर्चा तो करोड़ रुपए का किया था, उसका इलेक्शन रद्द हो सकता है। आपको सिर्फ सबूत तैयार रखने हैं कि उसने इतना बड़ा पोस्टर लगवाया था, इतनी बड़ी रैली करी थी, इतनी बड़ी कोई गाड़ियों की जलसा किया था, उसमें तो करोड़ों रुपए खर्च हुआ था। आपके पास अगर फोटो हो या आप 10-12 गवाह ला सकते हैं तो उसका इलेक्शन रद्द हो सकता है। सिर्फ 16 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है कोई भी लड़ने वाला इलेक्शन। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि पूरे पन्ने पे अखबार में लोग अपना इश्तिहार निकलवाते हैं, उस पे एक इश्तिहार पे हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई बार करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उसका भी वो भी हमें देखते रहना है कि वो खर्चा कहां से आ रहा है। वो खर्चा अगर उम्मीदवार अपना नहीं दिखाता है तो उसके खिलाफ हमें शिकायत करनी है। जिस क्षेत्र में राजस्थान में रहता हूं वहां पर अफीम का प्रचलन बहुत ज्यादा है, और हमने एक एनालिसिस किया था जिला इलेक्शन वाच के माध्यम से। जिले में 56 अफीम का जो चूड़ा होता है, डोडा,
उसकी स्वीकृत दुकानें हैं। उन दुकानों पर रोजाना 6 क्विंटल बिक रहा था। इलेक्शन आते ही एकदम बिक्री 10 गुना हो गई, 60 क्विंटल, जबकि लाइसेंसधारी डोडा पीने वाले जिले में 151 लोग हैं। और अब हम अंदाजा लगा सकते हैं 60 क्विंटल 151 लोगों ने रोजाना डोडा पिया तो 50 किलो पर है। अब एक बड़ा एक छोटे से जिले का जहां 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां का स्थिति है। हम माने कि पूरा मारवाड़ और मेवाड़ जो है वहां पर अमल लेने का प्रचलन खूब जबरदस्त है। तो जब 60 क्विंटल डोडा एवरेज 1 किलो में बिका जिसकी कीमत 1200 रुपए प्रति किलो है, तो तीनों विधानसभा के उम्मीदवारों ने कितना खर्चा किया होगा। एक बहुत बड़ा विषय, हम इस पर भी काम करेंगे आगे आइडिया सब मिलकर के। तो एक अपने आप में दिखाता है कि चुनाव में 16 लाख रुपया एक उम्मीदवार का एक दिन का खर्चा होता है। मध्य प्रदेश से भी खूब सारे लोग आए हैं यहाँ। मध्य प्रदेश से कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। मध्य प्रदेश के जो झाबुआ के लोग हैं यहाँ पे, कितना खर्चा हुआ है वहाँ? कितनी सीमा है मध्य प्रदेश के लिए मनोज? मध्य प्रदेश 16 लाख रुपए। 16 लाख ही है। एक उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में भी 16 लाख ही खर्च कर सकता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ है। अन्य जगहों से भी लोग आए हैं तो वो भी सोच सकते हैं इस बारे में। अभी मनोज जी आपको बता रहे थे कि अपराधी और एक तरह से बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग, तो मनोज जी आपको बताएंगे 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में, वहाँ किस पार्टी ने कितने अपराधियों को टिकट दिया है और कितने पैसे वालों को टिकट दिया है। मनोज जी के पास सारे आंकड़े हैं वो, तो आपको ठीक से सुनना है कि किस पार्टी ने किसको दिया है। हाथ को वोट दिया था ना, हाथ ने 40% लोगों को जिनके खिलाफ केसेस है उनको टिकट दिया है। वैसे तो हार भी गए हैं लेकिन टिकट तो दिया था। वो एक मिनिस्टर ने किसी महिला को मरवा भी दिया था और काफी केस चला था, उसके भाई को भी वोट दे दिया, टिकट दे दिया। तो ये जानना काफी जरूरी है कि क्या ये पार्टियां बोलती कुछ हैं और करती कुछ हैं। जो फूल का निशान है बीजेपी का, उन्होंने 20 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिनके खिलाफ जबरदस्त केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, हमला करवाने के जिसे कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं वो केसेस हैं। तो ये जो टीवी स्क्रीन पे चलता है आखिरी दिन, ये जीत गया वो जीत गया, लेकिन जीत रहे हैं ये लोग, जीत रही है पार्टियां और हार रहे हैं हम लोग। और क्यों? क्योंकpráक्योंकि हम ध्यान से नहीं दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये हमारा काम है ही नहीं। तो आंकड़े तो इसी तरीके से हैं। राजस्थान में इस बार लगभग 62 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ, ये मेन पार्टियों के हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, 62 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर सीरियस केसेस थे। पिछली बार ये नंबर सिर्फ 29 का था 2008 में, यानी कि 5 साल में ये 3 गुना बढ़ गया है। 3 गुना ज्यादा लोग, 2 गुना ज्यादा लोगों ने, 2 गुना ज्यादा ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनके खिलाफ केसेस हैं। और पिछली बार औसतन जो अभी जो एमएलए हटे हैं, विधायक जो थे 163 जो फिर से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने पिछले 5 साल में 2 करोड़ 58 लाख रुपए बनाए हैं। उन्होंने जो अपने, और ये तो कमी दिखाते हैं, इसका तो सबको ही पता है, लेकिन जो उन्होंने खुद दिखाया है उसमें सिर्फ उन्होंने 163 एमएलए जो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 2 करोड़ 60 लाख रुपए बना लिए पिछले 5 साल में। ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन में खड़े थे जिन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई है कि हमारे पास तो 150 करोड़ है, हमारे पास 200 करोड़ है, और ऐसे संपत्ति 4 करोड़ 36 लाख रुपए है। 199 लोगों का अगर औसत निकाला जाए तो 4 करोड़ 36 लाख रुपए दिए, 36 लाख रुपया उन्होंने दिखाया है कि हमारे पास ये संपत्ति है। और ये संपत्ति असली संपत्ति नहीं होती है, इसमें काफी, लेकिन जितना भी दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ये फिगर्स आते हैं।
कांग्रेस ने दिखाया है कि उनके जो 199 में लोग थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उनकी औसत संपत्ति 4,69,69,00,000 रुपए थी। बाकी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये दिखाया कि उनके खिलाफ 40, 50 करोड़ रुपए कर्जे हैं। ये एमएलए जो शायद कल को चुने जाएंगे, इनमें काफी लोगों ने ये भी बताया कि वो टैक्स नहीं भरते हैं, क्योंकि हम निगरानी रखते नहीं है, वो टैक्स क्यों भरेंगे। बस 12वीं से कम की पढ़ाई है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो ये टीवी पे बैठ के दिखाते हैं ना, इसीलिए ज्यादा इनसे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। जो चुनाव आयोग है उसको ये आंकड़े दिए हैं, असलियत में उनके पास कितनी संपत्ति है वो हम सब लोग जानते हैं। जिन जिन के गृह जिले से आते हैं हमें पता है कि एक एक के पास हजारों बीघा जमीन है, उसका कोई कहीं नाम नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी अलग तरह की संपत्तियां हैं, बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, वो दूसरों के नाम से हैं। तो ये जो 4,36,00,000 का जो आंकड़ा है, 1 करोड़ में पता है आपको 100 लाख होता है, 100 लाख रुपया होता है 1 करोड़ में। तो 436 लाख रुपया हर व्यक्ति के पास तो वो कागज में दिखा रहे हैं। होगा उनके पास कितना ज्यादा होगा उससे हम कल्पना नहीं कर सकते। जितना दिखाते हैं उसका कई गुना पैसा उनके पास होता है ये, और वो दूसरों के नाम से कई मसाज करती है और कागज इकट्ठा करती है, और उसमें इनके घरों से अलग तरह के कागज पाए जाते हैं। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागज इनके घरों से पाए जाते हैं, कई नेताओं के घरों से। तो आप लोग जो आए हैं विभिन्न राज्यों से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग जानते हैं कि एक नेता के पास वो दिखाते नहीं है कि उनके पास एक कार भी नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो 4 गाड़ियां उनके पीछे आती है। वो गाड़ियां भी उन्हीं की है, लेकिन कागजों में उनका नाम नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां हैं नेताओं के साथ, और ये सब स्थितियां किससे बन रही हैं? हम लोग ही वोट देके। मनोज जी यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग ही वोट देके उनको अपना नेता चुन रहे हैं। आज सुबह से आप जो देख रहे थे, हम सबने यहाँ जो बैठे, गांव में जो हमारे साथी बैठे हैं, शहरों में जो हमारे साथी बैठे हैं, उन सबने बैठ के ही हमने उन नेताओं को चुना है जो जिनके पास बेनामी संपत्ति है। कुछ अच्छे नेताओं को भी चुना होगा, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ। तो आगे और मनोज जी बताएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों। हाँ, दिल्ली के बारे में, जहाँ हम बैठे हैं जंतर मंतर पे, जंतर मंतर दिल्ली में आता है। यहाँ जो अलग अलग राज्यों से आए हैं उनको कुछ समझ में आया या नहीं पता करना चाहती हूँ। तो जो कर्नाटक दिन बंद तीर्थ निम्गे ये हेळದಂತ तीर्थ तुम्हाला कळलं का इथे काय बोलले ते? कळलं नाही का? हे बघा ते काय बोलले, 2 मिनिट में बताती हूँ। हाँ, ते काय बोलले की आता सकाळपासून तुम्ही जे पाहिलं ते 4 राज्यामध्ये निवडणूक झाल्या, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मिझोराम, 5 राज्यामध्ये इलेक्शन झाले, छत्तीसगड। ते निवडणुकीचा निकाल आता ते दाखवत होते याच्यावर टीव्हीवर। तर ते काय बोलले की जे निवडणुकीचे निकाल ते दाखवत होते त्याच्यामध्ये की ते बघून तुम्ही धारून जाऊ नका की हे जिंकलं ते जिंकलं, कमळ जिंकलं का हात जिंकलं ह्याच्याबद्दल, की सगळे पक्ष जे आहेत ते एकसारखेच आहेत आणि त्याच्या निवडणुकीला जे उभे राहणारे उमेदवार आहेत ते पैसेवाले असतात, ते पैसे आणि ताकद देऊन ते उभे राहतात त्याच्यामध्ये। पण आपल्यासारखे लोकांचे वोट ते पैसे देऊन, दारू पाजून, काय काय करून ते घेतात वोट। तर आपण वोट देत असताना थोडं सावध राहायला पाहिजे की आपल्या बाजूचं कोण आहे, नेमकं काय आपल्याला मिळणार आहे, ह्याच्यानी वोट देताना आपण सावध राहून वागायला पाहिजे। दुसरं ते बोलले की हे जे वोट आपण देतो, ज्यांना आपण देतो त्यांच्याबद्दल आपल्याला पूर्णपणे माहिती असायला पाहिजे की ते कोण आहेत, कुठून आले, त्यांची संपत्ती किती आहे, त्यांची घरं किती मोठे आहेत। कारण आपल्या समोर छोट असलेली लोक एकदा सत्तेवर आलं की लय पैसे कमावतात आपल्या नावावर आणि मोठे होतात। आणि मग जे निवडणूक लढताना ज्यांच्याकडे गाडी नाही वगैरे म्हणतात ते काही वर्षांनी, 5 वर्षानंतर परत जे आपल्याकडे
असतात. तर त्यांचे पैसे कुठून आले हे सगळं त्यांनी जाहीर करायला लागतं. तर आपण त्यांना विचारायला पाहिजे की बाबा तू कुठून आला, तू किती कमवत होता, आता किती कमवतोय, हे सगळं आपण विचारायला पाहिजे. तर ह्याच्याबद्दल ते आता आपल्याला सांगत होते. तर त्यांनी इलेक्शनला आणि आपल्या नावावर आपलं वोट घेऊन सगळे ते निवडून येतात. पण खरोखर ते गुंड लोक असतात आणि ते वोट कसे मिळवायचे, गुंडांना मागे घालून दहशत निर्माण करून वोट कसे निर्माण घ्यायचे त्याच्यावर त्यांचं लक्ष असतं. तर आपण टाकताना विचारपूर्वक टाकायला पाहिजे. आपको सिर्फ इलेक्शन लड़ना है. इलेक्शन लड़ने के लिए आपने एक फैक्ट्री बना ली है. हम पैसे खिलाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे, पैसे बनाएंगे, फिर इलेक्शन जीतेंगे. तो पैसे का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो अलग अलग रूप में देखने को आता है. जो हम एक बार देख, हम कैसे घुसे टीवी के अंदर, क्योंकि टीवी तो सभी देख रहे हैं. तो ये जो इस टीवी के अंदर जो आता है वो भी सब सच्चाई नहीं है. इसमें भी जरा आंख और कान खुले रखने हैं. सच्चाई सिर्फ ये है, ये जो आंकड़े हैं वो जो खुद देते हैं इलेक्शन लड़ने से पहले उनको पर्चा भरना होता है. पर्चा भरते वक्त वो अपने आंकड़े देते हैं. ये सच्चाई है. इसके अलावा पार्टी क्या बोल रही है, टीवी क्या बोल रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो भी जरूरी है कि क्या काम करेंगे आगे आगे. लेकिन सबसे पहली जरूरत ये है, क्योंकि अगर मैं इतना पैसा मैंने कमा लिया पिछले 5 साल में, या मैं दागी हूं, मेरे पे इतने केसेस चल रहे हैं, काफी ज्यादा चांसेस है कि मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करूंगा. चीजें वहीं की वहीं रहेंगी. तो अगर कोई पार्टी ये कहती है कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, मेरे को वोट दीजिए, तो उसको सबसे पहले ये कहिए कि काम तो अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों को तो टिकटें दीजिए जो इलेक्शन लड़ेंगे. एक इंसान के खिलाफ 4 मर्डर केसेस है, वो कैसे लोगों के लिए काम करेगा? उसका काम तो कुछ और ही है. उसका काम पैसा बनाना है, उसका काम गुंडागर्दी करना है. तो ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है. अखबारों के अंदर अखबारों की खबरें इस तरीके से ट्विस्ट की जाती है, ये दिखाने के लिए इलेक्शन से 5-5, 6-6 महीने पहले अखबारों के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इनकी ठेकेदारी हो जाती है कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम आपके फेवर में खबरें छापते रहेंगे. इलेक्शन के दौरान आप देखेंगे कि एक अखबार किसी उम्मीदवार की बड़ाई करता जा रहा है. कल उन्होंने ये किया, परसों उन्होंने ये किया, इनके जीतने के चांसेस ज्यादा है. ये जीतने के चांसेस आज मालूम पड़ गए. आज से 1 हफ्ते पहले कुछ ये कह रहे थे कि ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, लेकिन अभी तो कुछ और नजर में आ रहा है. छत्तीसगढ़ में इन्होंने बोला था कि फूल जीतेगा और हाथ पीछे रहेगा, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस पीछे रहेगा, लेकिन तो उल्टा हो गया. वो क्यों हो रहा था? दिल्ली में 25 इनकी सीटें आ रही हैं. ये कह रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट ही हो रहा है. तो ये सोचने की काफी जरूरत है कि ये जो पूरा का पूरा डिजाइन है, ये पूरी जो तस्वीर है, इस तस्वीर के रंग कहां से भरे जा रहे हैं, इस तस्वीर के रंगों का खर्चा कौन दे रहा है, इस पे भी हमें काफी ज्यादा सोचने की जरूरत है. इलेक्शन खर्चा जो दिखा, वो उनको सिर्फ 16 लाख रुपए ही खर्च करने होते हैं. दिल्ली में 14 लाख रुपए खर्च करने थे, लेकिन हम देख रहे थे यहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं जिसकी कि 1 हफ्ते का खर्चा 30,000 रुपया होता है एक बैनर का. ऐसे हजारों बैनर लगवा रखे थे अपने एक प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र में. वो खर्चा तो 14 लाख रुपए में नहीं हो सकता है. और जब ये अपना 1 महीने के बाद खर्चा दिखाएंगे चुनाव आयोग को, तो खर्चा दिखाएंगे हमने तो जी 5 लाख रुपए खर्च करे, हमने 7 लाख रुपए खर्च करे, हमने 2 लाख रुपए खर्च करे. 90% विधायक ये दिखाएंगे कि हमने सिर्फ 6 लाख रुपए खर्च करे हैं. ये पिछले 4-5 साल के चुनावों के आंकड़े हैं चुनाव खर्च को लेके. 90% लोग जो इलेक्शन चुन के आते हैं वो बोलते हैं कि हमने तो चुनाव सीमा का सिर्फ 50% से कम ही खर्च किया है. यानी कि दिल्ली में अब 70 लोग चुने गए हैं, 14 लाख रुपए सीमा थी. 70 में से 60% लोग ये दिखाएंगे कि उन्होंने सिर्फ 7 लाख रुपए खर्च करे. बहुत सारे लोग ये दिखाएंगे कि उन्होंने तो जिनके बैनर लगे हुए थे दिखाएंगे हमने बैनर में पैसा ही नहीं खर्च किया. जिनके अखबार में हर रोज इश्तिहार आ रहे थे उन्हें हमने इश्तिहार में पैसा नहीं खर्च किया. अगर हमारे पास ऐसे सबूत हो जाते हैं किसी कैंडिडेट के खिलाफ, अगर आपके क्षेत्र में कोई लोग ज्यादा इश्तिहार निकाल रहा है, उसके आप इश्तिहार इकट्ठे कर लीजिए. इलेक्शन खत्म होने के बाद चुपचाप दे आइए चुनाव आयोग को, जो आपका पास में लोग होगा या जो आपके एसडीओ वगैरह होते हैं, कि जी इसने तो इतना खर्चा दिखाया था, लेकिन ये तो काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है. तो ये खर्चे के अलग अलग आयाम हैं जो लोग नए नए तरीके खोजते हैं खर्चा करने के.
और विभिन्न राज्यों का कि किस तरह से ये लोग, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि अखबारों में आप जो टीवी में देख रहे हो, आप जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, वो भी सच्चाई नहीं है। सारे के सारे लोग बिक गए हैं एक तरह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बिक गए हैं, बहुत सारे लोग बिक गए हैं। उनमें से किसी के पास अंदर ही अंदर पैसा आता है और उसके पक्ष में वो खबरें चलाई जाती है। कोई टीवी चैनल चला रहा है, कोई अखबार वाला चला रहा है, इस तरह की खबरें। तो इन खबरों को भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है। लोगों को बताते हैं आपका विचार तो कुछ और है, और आपका विचार अखबार बता देता है कि जनता का मूड ये है, जनता तो ये चाहती है, आप चाहते कुछ और है। तो इन सारी चीजों की सच्चाई के लिए और इन सब पर निगरानी रखने वाला कौन है? मनोज जी ने बताया निगरानी आपको ही रखनी है। यदि आप निगरानी नहीं करेंगे तो सारे लोग हमें गुमराह करते हैं। कहीं न कहीं नाटक में आपने देखा कि उनके जो चमचे होते हैं, चमचे आकर के महीने भर पहले, 15 दिन पहले हमारे बीच में आके हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अखबार वाले हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कई टीवी चैनल हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक तरह से अभी मनोज जी ने बताया कि जो पोल आए थे कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, छत्तीसगढ़ में कोई और जीतेगा, लेकिन वहां अलग तरह की स्थितियां अभी सामने आ रही हैं। दिल्ली में कह रहे थे कि किसी को स्पष्ट बहुमत आएगा, लेकिन वहां यहाँ भी एक अलग तरह की, जहां हम बैठे हैं वहां भी अलग तरह की स्थितियां हैं। तो अभी लगता है हमें कि बता रहे हैं वो सही है। अभी हमने सुना, यहाँ देखा कि दिल्ली के इलेक्शन में जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन भी हम यहाँ थे। 4 तारीख को दिल्ली की इलेक्शन हुई। बाद में पता चला मतदान करने की समय 5 बजे तक थी, और अखबारों में फिर आया उसके बाद 5 घंटे तक मतदान चल रहा। 5:11 बजे कोई बात मैं कह रहा हूँ कि समझो 6 घंटे चल रहा। अभी जो नतीजा आए उसमें ये दिखाई दिया गया, जिन 18 मतदान उम्मीदवारों में जिधर वोटिंग हो रहा था, जो 18 उम्मीदवार उसमें थे, उनमें से 12 लोग बीजेपी के इस पर चुन के आए हैं, 4 कांग्रेसी आए हैं और आम आदमी पार्टी के सिर्फ 2 आए हैं। तो इसकी क्या वजह है? चुनाव जो लोग समय पर आए नहीं, लेकिन अभी उनका जवाब क्या दिया उन्होंने? बोले हमारे संगठन हमने कामयाबी की और उन लोगों को मतदान को लेके आए। कह सकते हो 5 बजे तक। लेकिन चुनाव आयोग का एक और भी रूल होता है कि जितने लोग लाइन में खड़े हैं 5 बजे तक, जिन्होंने अपनी पर्ची ले ली है और वो लाइन में लग गए हैं, और उसके बाद कोई मतदान केंद्र का एक गेट होता है वो बंद हो जाएगा। जितने लोग अंदर हैं वो सब वोट डाल के जाएंगे, चाहे वो 6 बजेंगे चाहे 7 बजेंगे। लेकिन ये हमारी समझ से बाहर था कि ऐसी कितनी लंबी लाइन थी चुनाव केंद्रों पे कि जो चुनाव होने के 6-6 घंटे बाद तक भी लाइन चलती रही। इसके लिए हमने काफी कॉल करे थे चुनाव आयोग, जो यहाँ पे चुनाव जिन्होंने सीईओ ऑफिसर बोलते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर, उनको हमने फोन किया था पूछने के लिए कि किस रूल के अंडर इतने देर तक चला। क्योंकि अगर 8 से 5 का जो समय है वो 9 घंटे का है, 9 घंटे के समय चुनाव को दिया गया, लेकिन 6 घंटे आपने एक्स्ट्रा करवा दिया, उसका अकाउंटेबिलिटी कहां से है? वो किस रूल के अंडर हुआ है? तो उसका हम जानकारी अभी ले रहे हैं, वो हमें बताएंगे, हम आरटीआई वगैरह लगाएंगे उसमें कि वो कौन से चुनाव, वो कौन से बूथ थे जहां पे ऐसा हुआ है और क्या कारण था उसका होने का। वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर रही है कौन सा बिल संसद में आएगा, कौन सा बिल पारित किस तारीख को होगा, कौन सा नहीं आएगा, सब ये डिसाइड हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का रूप क्या बन रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी संपत्ति भी हजारों करोड़ों रुपए में है। जो हाथ वाली पार्टी है, इसने पिछले 8 साल में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिखाया हुआ है कि हमारे पास इतना पैसा आया है, लेकिन उसमें वो पैसा किसने दिया है ये नहीं बता रहे हैं। सिर्फ 10% लोगों का पता है कि उन्होंने पैसा दिया है, बाकी सारा 90% काला पैसा है। उसका सोर्स कुछ नहीं पता, वो पैसा कहां से आया है। फूल वाली पार्टी बीजेपी ये बताती है कि उन्होंने 984 करोड़ रुपए पिछले 8 साल में इकट्ठे करे हैं।
लेकिन सिर्फ 15% के आसपास ही पता है कि ये पैसा कहां से आया है। बाकी लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है वो कहां से आया हुआ है। तो अफसर है उनको मैं किस तरीके से अपने चंगुल में ले पा रहा हूँ, शीशे में उतार पा रहा हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि मैं लोगों के लिए सोच के इनके लिए कोई पॉलिसी बनाऊं, इनके लिए कोई स्कीमें लाऊं। तो राजनीतिक दलों के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज आ गई है, अब इनको लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सारे के सारे सांसद लोकसभा में इकट्ठे हो गए और बोले कि हम तो भैया आरटीआई के अंदर नहीं आने चाहते। एक पार्टी जो ये कहती है कि हम आरटीआई लेके आए थे, अब वो ये कह रही है कि हम अपने ऊपर आरटीआई नहीं लगाएंगे, हम दूसरे के जनता के ऊपर, दूसरे विभागों के ऊपर आरटीआई चले ठीक है, लेकिन हम अपना जवाब लोगों को नहीं देंगे। इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई चली और उसके ऊपर शिवानी कुछ बोलना चाहेंगे। तो देखिए, आप पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक दलों के पास जो पैसा आता है वो किसका पैसा है? पड़ेला बुढ़ापा में पेंशन ताने दे बनी पड़े। अरे गाँव से लोग आया बनी पड़ेला बुढ़ापा में पेंशन ताने बनी पड़ेला। अरे खजनारो तारो थाने खोलनो पड़ेला बुढ़ापा में पेंशन ताने दे बनी पड़ेला। खजनारो खोलनो पड़ेला बुढ़ापा में पेंशन ताने देवनी पड़ेला। खजनारी चाबी था बुढ़ापा में पेंशन ताने देवनी पड़ेला। अरे देवनी पड़ेला पेंशन देवनी पड़ेला ताने देवनी पड़ेला। देवनी पड़ेला देवनी पड़ेला बुढ़ापा में पेंशन ताने देवनी पड़ेला। अरे देवनी पड़ेला पेंशन देवनी पेंशन ताने देवनी पड़ेला। बिहार वाला लोग आया देवनी पड़ेला बुढ़ापा में पेंशन ताने देवनी पड़ेला। अरे बिहार वाला लोग आया देवनी पड़ेला बुढ़ापा में पेंशन ताने देवनी पड़ेला। अरे सबको दो बुढ़ापा की पेंशन सबको दो, सबको दो, सबको दो। पेंशन कितनी? 2000। पेंशन कितनी? 2000। पेंशन कितनी? 2000। जरा हाथ ऊपर करके बोलेंगे एक साथ, पेंशन कितनी? 2000। एक साथ सबका हाथ ऊपर। पेंशन कितनी? 2000। पेंशन कितनी? 2000। पेंशन कितनी? 2000। एक मित्र है गोपाल गांधी, उन्होंने 1 लाख रुपए पेंशन परिषद के लिए दिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा तालियां बजाएं। उनको दिल्ली में बुलाया गया था कहीं भाषण देने के लिए, तो उन्होंने जो आयोजन करने वाले थे उनको कहा कि मेरे लिए जो पैसा है मुझे मत देना, आप पेंशन परिषद को देना। तो 1 लाख रुपए पेंशन परिषद को श्री गोपाल गांधी, पूर्व हमारे गवर्नर वेस्ट बंगाल और हमारे राजदूत साउथ अफ्रीका में और श्रीलंका में, उन्होंने हमें 1 लाख रुपए दिया है। गांधी कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? हाँ? कोई और बताएगा आपको? हाँ, देश को आजाद किया, अब उनके तो हर जगह प्रतिमा है बिल्कुल गंजे और डंडा लेके धोती पहने हुए। उनके पोते हैं, उनका नाम गोपाल गांधी है और सोनिया गांधी के रिश्तेदार नहीं है ना। ये आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि सब कहते हैं कि गोपाल गांधी तो सोनिया गांधी के रिश्तेदार होंगे। इस देश में बहुत सारे गांधी हैं और गोपाल महात्मा गांधी के पोते हैं, देवदास गांधी के बेटे हैं।
की पेंशन सबको, बुढ़ापे की पेंशन, बुढ़ापे की पेंशन, बुढ़ापे की पेंशन लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। लेकर अपना एक विश्लेषण बता रहे थे हम सबके बीच में। अभी उनकी कुछ और बातें। हाथी, झाड़ू, जो भी उनके चुनाव चिन्ह है, वो किस तरीके से पूरी राजनीति को अपने काबू में रखते हैं। बहुत ही बड़े मात्रा में उनके पास ऐसी संपत्ति है, इतना पैसा है, जिसका हिसाब किताब वो खुद भी नहीं दे पा रहे हैं कि वो पैसा उनके पास आया कहां से, या देना भी चाहते भी नहीं। उसी सिलसिले में हमने एक लड़ाई की शुरुआत की थी कि जो सूचना का अधिकार कानून है, कि जनता का पैसा जनता को सूचना मिलनी चाहिए कि ये पैसा कैसे उपयोग में आ रहा है, कैसे वो चुनाव खर्चों में या किस काम के लिए पॉलिटिकल पार्टी उस पैसे का उपयोग कर रही है, वो जनता के पास उसकी सूचना पहुंचनी चाहिए। तो इसकी एक लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट में केस किया, काफी सारे सबूत इकट्ठे करे गए। सबूत इकट्ठे करने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी थी, 3 साल की लंबी लड़ाई चली। किस किस टाइप के सबूत थे कि क्यों सूचना के अधिकार के अंडर आने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बारे में शिवानी थोड़ा उसके बारे में बताएंगी। जैसे कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी सूचना के अधिकार में आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, इसका आना क्यों जरूरी है, इससे हमारे क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। उससे पहले हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत, जिसे हम इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं। अब जिस गर्व से हम ये बात बोल सकते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे दुख के साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र में ना तो हमें ज्यादा कुछ कहने का या करने का मौका मिला है। सूचना का अधिकार है और ये हमारी ही लड़ाई, आप सबकी लड़ाई की वजह से आज हमारे पास सूचना का अधिकार है, जिसकी मदद से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आप सब सोचिए और आप भी मुझे बताइए, जब हम राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो क्या राजनीति सिर्फ पॉलिटिशियंस, राजनेता जिन्हें हम कहते हैं, या ये राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर हमारे पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा की गेट तक सीमित रह जाता है? क्या हमारा इस राजनीति में कोई हक है? क्या हमारा कोई हिस्सा है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी है? क्या हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ इलेक्शन वाले समय में जाके अपना वोट दें और हमारी जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय संविधान जो है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले क्योंकि मैं कानून की विद्यार्थी रही हूँ और अपने एडीआर के साथ इसी पे काम करती हूँ, तो मुझे पढ़ाया गया था और मैंने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में अगर सबसे सर्वप्रिय स्थान किसी को मिला है तो वो है हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो पीपल ऑफ इंडिया जो हम लोग हैं, तो हमें जब सर्वप्रिय स्थान मिला है तो क्या हमारा हक है? क्या हम और फिर से 5 साल का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। इसीलिए क्योंकि राजनीति में हमारा और इलेक्शन का सिर्फ इतना मतलब नहीं है, ये कहीं गहरा है। हमारा जिम्मेदारी आती है कि हमें जानने का, समझने का, परखने का, पूछने का ये सब हक है। और इसी के एग्जाम्पल में और इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब हमें पता है, हमें मालूम है, तो हम अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसको सत्ता में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, क्या इस देश के लिए होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमारे
उज्जवल भविष्य के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए ये राजनेताओं को ये समझने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स, ये राजनीति उनकी जागीरदार नहीं है, इसमें हमारा भी उतना ही हक है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी सूचना के अधिकार में आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए मैं आपको ये बताती हूँ। उसकी वजह होती है या तो वो किसी कानून के अंदर बन जाए तो वो सूचना के अधिकार में आएगा, या तो उसको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है अपने काम के लिए तो वो सूचना के अधिकार में आएगा। अब वो पैसा सामने से आकर मिलता है या कैसा भी मिलता है, लेकिन फिर उसको सूचना के अधिकार, जिसको हम RTI भी कहते हैं, उसमें आना होगा। तो अब आप ये सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की जहां तक हम बात करते हैं वो किसी कानून के अंदर नहीं आता ना, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ देश में स्कूल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, कॉलेजेस से लेके हर एक छोटा छोटा दल के लिए कानून बना है और वो कानून उनको चलाता है। उस कानून के हिसाब से उनको काम करना होता है और अगर कोई गलत काम करे तो उन्हें सजा भी मिलती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ही एक ऐसा दल है जो किसी भी कानून के अंदर नहीं आता है, वो इस देश में एकदम फ्री है। तो एक तो पहले से किसी कानून के अंदर नहीं है, उसके बाद वो RTI में भी ना आए तो जनता और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में गैप बढ़ता रह जाएगा। तो हमें हमारा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अपना हिस्सा निभाने का, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का, अपना कर्तव्य पूरा करने का कभी भी मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्हें याद रखना चाहिए कि इलेक्शन ही सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है और इलेक्शन के लिए इनका खड़े होना ही इनका सिर्फ कर्तव्य नहीं है। अब मैं बता रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को RTI में क्यों आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, जहां तक कि कानून की बात आती है, ये कानून के अंदर नहीं आते। दूसरी बात आती है पैसा मिलना। क्या इन्हें गवर्नमेंट से पैसा मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। अब कैसे मिलता है आप सब जानते हैं। आप अकबर रोड में जाओ, आप पार्लियामेंट रोड में जाओ, आप चाणक्यपुरी में जाओ, आप सब लोगों बड़े बड़े बंगले तो देखे होंगे पॉलिटिशियंस के नाम पे। BJP के बंगले देखे होंगे, कांग्रेस के बंगले देखे होंगे। हाँ, तो वो बंगले कितने बड़े बड़े हैं आपको अंदाजा तो होगा। आपने वो रोड देखी है, वो कितनी खूबसूरत रोड है, आपको मालूम है। तो आप इमेजिन कीजिए उसमें अगर हमें रहना हो तो हमें कितना किराया देना होगा। हम सोच भी नहीं सकते हमें कितना किराया देना होगा। लाखों करोड़ों के हिसाब की तो उस जगह की कीमत है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज आप मानेंगे नहीं, कुछ 500 से 1000 रुपए ही किराया देते हैं, नहीं देते हैं वो भी पता नहीं, लेकिन इतना ही किराया देना है। तो ये भी तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा मिलना ही हुआ। अब बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन की बिल, ये भी इन्हें फ्री है। उन प्रॉपर्टीज का, उन बंगलों का मेंटेनेंस, उनका सुधार, उनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो भी फ्री है। अब आप ये देखिए कि हम देश के नागरिक होने के लिए हमारा कर्तव्य है टैक्स भरना। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जो करोड़ों के हिसाब से पैसा कमाती हैं, 2000 करोड़, 3000 करोड़, उतना पैसा कमाती है, लेकिन टैक्स ये शून्य देती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें टैक्स ना देने की छूट है। जो दागी नेता है उसे पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उन्हें पार्लियामेंट में नहीं बैठना है। तो ये एक आदेश जो है हमारे साथ है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें इसके लिए खुश होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम जो एफिडेविट भरना होता है, इससे पहले तो ऐसा कोई रूल था नहीं। तो ये जो ADR ने 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि हर कैंडिडेट को इलेक्शन के बाद एक एफिडेविट भरना होता है, अपनी पूरी जानकारी का ब्यौरा देना होता है। तो उससे भी हम एक इन्फॉर्म चॉइस बनाते हैं, एक जानकारी के आधार पर अपना वोट का निर्णय लेते हैं। तो ये सब छोटी छोटी उपलब्धियां हैं जो हो रही हैं और इसी के लिए इलेक्शंस को लेके, ताकि इलेक्शन अच्छे से हो, पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से काम करे। ADR जो है अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ मिलके काम कर रहा है। हम चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग बदलाव चाहते हैं और हमें ये भी पता है कि बदलाव जो है एकदम से नहीं आएगा। 1 साल लगे, 10 साल लगे,
लगे, 20 साल लगे, हम ये बदलाव देखें या हम ये बदलाव नहीं देखें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी करेंगे, पूरी करेंगे। और कम से कम उन लोगों को तो सुधारेंगे जो लोग हमारी खाने की मात्रा से लेके हमारी ओढ़ने की चादर की नपाई तक का निर्णय वहां बैठ के लेते हैं, उन्हें तो हम लोग सुधारेंगे। और हम सबको ये बात का एक ध्यान रखना होगा कि इसे अपना काम मत समझिए, क्योंकि ये काम नहीं है। भारत के नागरिक होने के कारण ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए हम ये काम करते हैं। और अपना मोल समझे, इसलिए 2014 लोकसभा में अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। धन्यवाद।